यहाँ पे हमारे पास दिनेश पंत जी का पोर्टफोलियो है और इस पोर्टफोलियो के अंदर हम बेटर डाइवर्सिफिकेशन और बेटर परफॉर्मेंस के लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं इस पे डिस्कस करेंगे। प्लस लंबे समय तक टिके रह पाए इस पोर्टफोलियो के अंदर, इसके लिए भी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है पोर्टफोलियो के अंदर, जो ज्यादा लोग नहीं रखते हैं इसलिए चेंज करना पड़ता है। तो जो भी फंड का नाम लूंगा या फिर जो भी मैं बातें इस वीडियो के अंदर कह रहा हूं, ये पूरी तरीके से एनालिसिस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि जो इनके लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक नहीं हो सकता है। तो आप अपना पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाओ अपने खुद के लिए। इस पोर्टफोलियो को अगर हम देखते हैं दिनेश पंत जी का, तो इन्होंने कहा है कि इनका एक क्वेरी है पोर्टफोलियो के बारे में। ये 2 साल से एसआईपी कर रहे हैं, 18,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं और मार्केट करेक्शन के दौरान ये लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 12 साल में तक ये एसआईपी करना चाह रहे हैं। फंड्स है इनका, एक मिड कैप फंड है, एक और मिड कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप है और एक और स्मॉल कैप है। 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अराउंड 35,000 थ्रो लमसम है। इज देयर नीड टू चेंज और कट शॉर्ट द फंड्स? देखिए यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को और बेटर आप कैसे बना सकते हैं जिससे कि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें इसके अंदर में, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ और बढ़ जाए और चांसेस बढ़ जाए ग्रोथ होने के, और थोड़ी सी वैरायटी भी इसके अंदर में ऐड हो जाए। सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो इनकम है वो हाई टैक्स स्लैब में आती है या फिर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक फंड पोर्टफोलियो में रखना है। अगर आप हाई इनकम टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको आर्बिट्राज फंड रखना है। आप अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है या लो इनकम टैक्स में आते हो तो फिर आप लिक्विड फंड रख सकते हो। अब लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड दोनों में से एक ही रखना है क्योंकि ये दोनों एक जैसे फंड है और यहाँ पे हम अपना लिक्विड पैसा रखेंगे। थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड भी रख सकते हैं, इमरजेंसी फंड का कुछ पार्ट रख सकते हैं, और जो भी लिक्विड पैसा या ऐसा पैसा जिससे बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए या फिर एक बार बहुत पैसा आ गया तो उसको लमसम डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करने के बजाय यहाँ पे कुछ रख लिया और कुछ पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया। ताकि यहाँ पे पैसा रखने का पहला मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरीके की इमरजेंसी, किसी तरीके की जरूरत वाली सिचुएशन पैदा होती है तो डायरेक्टली हम अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब ना करें, हम यहां से पैसा निकाल के यूज करेंगे और वापस यहाँ पे रिफिल कर देंगे, है ना? तो एक ऐसा इमरजेंसी फंड जरूर आप बना ले अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिसके जो भी आपको जरूरत हो तो आप वहां से पैसा निकालें, आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को टच ना करें। पहला चीज ये कर लेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात की है, इक्विटी पे भी हम आएंगे, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के आपने 35,000 रुपीज लमसम कर रखा है, लेकिन आपका इक्विटी पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू क्या है वो तो मुझे पता ही नहीं। तो इसलिए गोल्ड के लिए आपको एक सीधा सा रेशियो माइंड में रखना है। गोल्ड के लिए सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपके घर में फिजिकल गोल्ड का कितना एलोकेशन है, और अगर आपके घर में फिजिकल गोल्ड का एलोकेशन ऑलमोस्ट 10-15% आपके इक्विटी एलोकेशन का है या उससे ज्यादा ही है, तो फिर गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो घर के अंदर गोल्ड है वो भी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही है। तो पहले इक्विटी पोर्टफोलियो को बड़ा करने की जरूरत है। ऐसा समय आएगा आपके लाइफ में जब आपको ऐसा दिखेगा कि आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है और जो गोल्ड है हमारा वो 10% भी नहीं है इक्विटी पोर्टफोलियो का, देन वहां पे आप ऑनलाइन ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इक्विटी से ज्यादा आपका गोल्ड घर में पड़ा होगा, तो इसलिए ऑनलाइन गोल्ड के अंदर आप ये देख ले रेशियो कि क्या है, तभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, नहीं तो घर का जो इन्वेस्टेड गोल्ड है उसी को रहने दें। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हम आते हैं इक्विटी के ऊपर। तो देखिए डेफिनेटली 12 इयर्स का गोल है, ठीक है, और 12 साल का गोल है तो आप ऑल एंड ऑल जा सकते हैं। अगर नहीं डर लगता है वॉलेटिलिटी से तो आप ऑल एंड ऑल जा सकते हैं, जो भी हाई ग्रोथ करने वाले फंड्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया इन्वेस्ट किया है, कोई उसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 स्मॉल कैप फंड है, दोनों बढ़िया है
है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों बढ़िया है। तो लंबे समय में ये दोनों अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। मेरा कहना है कि लार्ज एंड मिड कैप जो ऐड किया है आपने, क्योंकि आपके लंबे समय का गोल है आपका, अगर आप एक अल्फा फंड ऐड कर लेते, अल्फा 50 फंड जो आता है, जिसके अंदर आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर और मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाता, स्मॉल कैप तो बहुत थोड़ा सा रहता है। 50 स्टॉक्स ही स्मॉल कैप के इंक्लूडेड है अल्फा 50 के यूनिवर्स में, क्योंकि टॉप 300 स्टॉक्स में से चुन के ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 100 लार्ज कैप, उसके बाद के 150 मिड कैप, तो 250 स्टॉक्स हो गए, उसके बाद के 50 स्मॉल कैप। तो काइंड ऑफ लार्ज एंड मिड यूनिवर्स को ही ये प्रॉपर कवर करता है, और जो परफॉर्मेंस है वो लंबे समय में जो इसका डेटा अवेलेबल है बैक टेस्टेड, वो काफी बढ़िया है। तो एक हाई ग्रोथ फंड लार्ज एंड मिड कैटेगरी में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो अल्फा 50 फंड, जो कि कोटेक का, बंधन का, इन सब एएमसीज का अवेलेबल है, काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है अगर ग्रोथ की तरफ आप जाना चाहते हैं। अगर आपने इस लार्ज एंड मिड कैप को ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि ठीक है कम वॉलेटाइल एक फंड रख लेते हैं पोर्टफोलियो में, तो अगर वॉलेटिलिटी कम करना आपका उद्देश्य है तो ये ठीक है, अगर ग्रोथ आपका उद्देश्य है तो उधर जा सकते हैं। उसके बाद आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। डेफिनेटली एक फंड तो रहना ही चाहिए, जहां पे अगर इमरजेंसी फंड से भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो पहला इस फंड को आप विड्रॉ करके यहां से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक फंड तो रहना चाहिए, प्लस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी, और आगे भी उम्मीद है कि बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं मिड कैप के अंदर। तो दोनों एक्टिव मिड कैप फंड आपने रखा है। देखिए, मेरी ओपिनियन में एक एक्टिव मिड कैप फंड रख लेते और एक पैसिव मिड कैप फंड रख लेते, क्योंकि मिड कैप के केस में जो इंडेक्स के अगेंस्ट में अंडर परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स की, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एक पैसिव और एक एक्टिव का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि दो है रखा है इसलिए। मुझे रखना हो तो मैं तो एक भी मिड कैप के केस में एक्टिव रखना नहीं चाहता हूं। वैसे जिन्होंने रखा है, ऐसा नहीं कि गलत कर रखा है, हो सकता है उनका आउट परफॉर्म कर जाए, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब इंडेक्स है बेटर परफॉर्म करने वाला, खासकर पहले के टाइम पे हमारे पास स्मार्ट बीटा फंड्स नहीं हुआ करते थे, तो अभी जब है तो हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। तो एक जैसे एडलवाइज के मिड कैप के साथ हम कंटिन्यू कर जाएं, और एक मोमेंटम इंडेक्स फंड, मोमेंटम मिड कैप इंडेक्स, मोमेंटम मिड कैप 150 इंडेक्स फंड अगर ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। तो बस इतना सा चेंज करके क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई हो गया, आपको लंबे समय तक इक्विटी में बने रहने में हेल्प मिलेगी, एंड लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल भी बेटर हो गया। तो बस इतना सा चेंज करके पोर्टफोलियो में आप अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। क्लियर है? अब इसको, अब क्योंकि मैं यहाँ पे बात नहीं आपसे कर सकता, तो इसलिए मैं इसको और ज्यादा पर्सनलाइज नहीं कर सकता। नहीं तो इसमें कुछ फंड्स और ऐड या रिमूव हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन, किस पर्सन की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्या रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग, क्या गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे 12 साल तो सीधा लिख दिया, लेकिन 12 साल ही नहीं होगा ना, हो सकता है कोई गोल 15 साल का भी हो सकता है, कोई 18 का भी हो सकता है, कोई 8 का भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आपने जो SIP वैल्यू लिखी है, तो SIP किस फंड में कितनी होनी चाहिए, ये जो क्लियर हो सकता है ये भी बता सकता हूं मैं, लेकिन वो फिर बात करने के बाद ही हो सकती है। ऐसे जनरलाइज में नहीं बता सकता कि इस फंड में इतनी SIP कीजिए, वो फिर उसको और ज्यादा पर्सनलाइज करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को और बेटर बना सकते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हाइप जरूर कर देना वीडियो को, और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ प्यारा सा कमेंट लिख देना।